हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसका डे 10 है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे वही टॉप 20 करंट अफेयर्स को और बिहार स्पेशल कुछ को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार घटित हुई है, इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम न्यूज़ को तो देखेंगे, साथ में उसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स को भी कलेक्ट करेंगे। तो देखिए, आज की जो पहली न्यूज़ है वो है भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। हमारी इंडिया में ना जो जल स्रोत है, जो भी जल के सोर्सेज ऑफ वाटर है, उसकी ना पहली बार गणना की गई है, ठीक है। तो इसको जारी करता कौन थे, मतलब जारी किसके द्वारा की गई इस गणना को? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है इसको जारी किया गया और उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में वर्तमान में कितने जल स्रोत हैं। तो हमारे यहाँ 24,540। इसको जस्ट याद करने के लिए मैंने ऐसे बोला है, कितना है 24,450 जो है हमारे इंडिया में क्या है, तो जल स्रोतों की संख्या है। जिसमें से अगर हम गांव में देखें तो कितना है और शहर में देखें कितना परसेंट है, तो इसको भी देख लेना है एक बार। गांव में कितना परसेंट है, तो 97.1% जो जल के स्रोत है वो गांव में देखने को मिलते हैं और रेस्ट ऑफ द 2.9% जो है वो आपको कहाँ दिखने को मिलते हैं, तो शहर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जल स्रोतों की जो जनगणना हुई उसमें कौन कौन से राज्य जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे रहे, ठीक है। तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो सर्वाधिक जल स्रोतों की संख्या में पहले स्थान पे है, सेकंड स्थान पे आंध्र प्रदेश है और थर्ड स्थान पे उड़ीसा है। तो कैसे याद रखिएगा आप लोग कि जल स्रोतों की जो जनगणना हुई थी, जो गणना हुई थी उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पे कौन है, तो उड़ीसा है। उसके बाद हमें और क्या जानना है कि सबसे न्यूनतम जल स्रोत कहाँ देखा गया। तो जब भारत में पूरी ओवरऑल गणना हुई जल स्रोतों की तो पाया गया कि सबसे कम जो जल स्रोत है वो कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। टैंकों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई गई, तो आंध्र प्रदेश में पाई गई टैंकों की संख्या सर्वाधिक तालाब और जलाशयों की संख्या कहाँ पाई गई, कि कहाँ पाया गया कि हाँ यहाँ पे जो है सर्वाधिक तालाब है और जलाशय हैं, तो वो कहाँ पाया गया, तो आंध्र प्रदेश में पाया गया। और सर्वाधिक झील किधर पाए गए, तो सर्वाधिक जो झील है ना वो आपके तमिलनाडु में पाए गए। कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। तो इस पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे टॉप 20 करंट अफेयर्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला न्यूज़ है वो है आपका कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। क्या है, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मर्सर संस्था के द्वारा, जो है एक संस्था है जिसका नाम क्या है, मर्सर, उसके द्वारा जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि भारत का सबसे महंगा शहर कौन है, तो हमारे भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है और सेकंड नंबर पे सबसे महंगा कौन है, तो दिल्ली है। और वैश्विक स्तर पर भी बताया गया कि मुंबई का स्थान कितना है, तो 147वां है। कितना है, 147वां है। मैंने आप लोग को 1-2 दिन पहले शायद बताया था कि विश्व में सबसे अमीर देश कौन है, तो न्यूयॉर्क सिटी है, सेकंड नंबर पे टोक्यो था और हमारे इंडिया का मुंबई जो है वो 21वें नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बता रहा है कि जहाँ पे रहने में खर्च ज़्यादा है, तो भारत में प्रथम नंबर पे कौन है, तो मुंबई है, सेकेंड नंबर पे दिल्ली है और ओवरऑल पूरे वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो हमारा मुंबई जो है वो 147 रैंक पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है राजा कृषि उत्सव, ठीक है। क्या है, राजा कृषि उत्सव जो है ना अभी हाल ही में उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया था। ये 3 दिवसीय उत्सव था, ठीक है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया इसको, तो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। और यही राजा कृषि उत्सव को ना स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। आप सोचो कि स्विंग फेस्टिवल क्यों, क्योंकि ना इस उत्सव के टाइम पे महिलाएं जो है ना वो झूला बनाकर झूलती है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, तो स्विंग फेस्टिवल बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत के सबसे बड़े
भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब इट मीन्स आर्क जो है उसकी खोज कहाँ की गई है? ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब है ना, उसकी खोज कहाँ की गई है? तो ओडिशा में की गई है। ओडिशा में जो सुंदरगढ़ जिला है ना, वहाँ पे इसकी खोज की गई है। किसकी खोज? तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब की। किसके द्वारा खोज किया गया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। किसकी? तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब की। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला है बच्चों के लिए, वो स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है भारत का? तो आपका यूपी बन गया है। और इसके माध्यम से क्या होगा ना कि अब जो है ना बच्चों की जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है ना, उसको ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके तहत बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा जनगणना भवन, इसकी स्थापना की गई है। जनगणना भवन की स्थापना जो है वो नई दिल्ली में जो हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा क्या किया गया है? तो दिल्ली में जनगणना भवन की स्थापना की गई है। अब आप सोचोगे इसकी स्थापना करने की जरूरत ही क्यों थी? ठीक है, क्यों किया गया स्थापना? तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता है किसी चीज़ को स्थापित करने के पीछे। तो इसके पीछे का उद्देश्य था ना कि 1981 से, ठीक है, 1981 से जो भी जनगणना हुई है ना अभी तक, उसको क्या करना? संकलित करना। डेट्स वाई इन्होंने क्या किया है? तो जनगणना भवन की स्थापना की है। उसके बाद है देखो अपना देश पहल। क्या है? देखो अपना देश पहल। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। किस चीज़ को? देखो अपना देश पहल। ये ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी ना, उसके अवसर पे इस पहल को जारी किया गया था। और इस पहल के तहत अंबेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन भी लॉन्च किया गया। किसके? तो अगर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए किस पहल के तहत अंबेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा देखो अपना देश पहल। यह जो है वो नई दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार आदि में BR अंबेडकर से जुड़े जो 8 स्थान है उसको क्या करेगा? तो कवर करेगा। कौन सी पहल? तो देखो अपना देश पहल। ठीक है, इस चीज को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है सुत्री बांध जल विद्युत परियोजना। ये कौन सी परियोजना है? सुत्री बांध जल विद्युत परियोजना। तो ये जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना पूछ लिए जाते हैं। इससे दो प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो ये होता है कि ये बांध कहाँ बनाया जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है किस नदी पे बनाया जा रहा है। तो क्या आपका आंसर होगा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सुत्री बांध जो जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो क्या होगा आपका आंसर? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे किया जा रहा है? तो सतलज नदी पे किया जा रहा है। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 382 मेगावाट जो है इसकी क्षमता होगी। और इसमें निवेश कितना किया जा रहा है? तो 2614 करोड़ रुपया जो है इसमें निवेश किया जा रहा है। उसके बाद अमेरिका का यूनेस्को में पुनः वापसी। अमेरिका यही करता है, एक बार उसको बाहर जाना है, एक बार वापस आना है। ठीक है, तो क्या हुआ था ना कि 2019 में अमेरिका ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, उस टाइम पे बहुत आपने देखा चर्चा में था कि अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि हम जो है ना यूनेस्को से अपनी सदस्यता को वापस लेंगे। ठीक है, तो मान लिया गया 2019 में वो यूनेस्को की सूची से बाहर आ गया था। ठीक है, मतलब सदस्यता से बाहर आ गया था, बट उसको अभी फिर से चाहिए, तो वो फिर से क्या हो गया है? यूनेस्को में शामिल हो गया है। अमेरिका की यूनेस्को में फिर से वापसी हो गई है। देन उसके बाद है न्यूज़ जो है आपका मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन। ये अपने आप में एक अनोखा सम्मेलन है, इसको इसलिए याद रखना है। क्या है नाम इसका? कि मशीन कैन सी। ठीक है, ये क्या है ना जो UAE सरकार है उसके द्वारा दुबई में आयोजित किया गया। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन गए कि मशीन कैन सी जो
शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन करता कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, यूएई। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा इसका आयोजन हुआ कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो दुबई होगा। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई करना है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सम्मेलन था। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो एआई का दौर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टोटली किस पे बेस्ड सम्मेलन था, तो एआई पर था। और इसका उद्देश्य क्या है कि एआई के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना। मतलब एक टाइप से चर्चा था कि एआई को हम कैसे जो है फैला सके, कैसे आगे बढ़ा सके, इसलिए दुनिया की जो भी विशेषज्ञ थे ना उनको एक साथ बैठाना और इस पर विचार करना था। उसके बाद है कि हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, हिरोशिमा वही जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो ना क्या हुआ ना कि अभी नरेंद्र मोदी जी मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जापान यात्रा पे गए थे, तो उस दौरान जापान यात्रा के दौरान उन्होंने हिरोशिमा पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया है, तो अनावरण किया है। ठीक है, तो कहाँ पे, जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइल एम्बेसडर। ठीक है, स्माइल एम्बेसडर जो है वो क्या है ना कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसको बनाया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर बनाया गया। ये अपने आप में एक अनोखी पहल लगती है। क्यों बनाया गया है, उद्देश्य क्या है, तो मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ऐसे होता है ना कि सारे दुखों का एक ही वो होता है कि निपट सकते, स्माइल कर दो। ठीक है, स्माइल करने से क्या होता है, लगता है कि वाह सुकून मिल जाता है। ठीक है, स्माइल करने से। तो क्या है ना कि मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हैंड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया। सेवलॉन कंपनी जो है विश्व का पहला वो हैंड एम्बेसडर बनाया गया है, किसे बनाया गया बताइएगा। अब है नेक्स्ट की ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पहली कॉमनवेल्थ गेम का इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, पहली कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ हुआ था, बकिंघम में हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पहला ई स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो बकिंघम में हुआ था। और इसमें क्या हुआ ना कि न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है, न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत हासिल की थी। अब 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, ये क्या है 108वीं विज्ञान भारतीय कांग्रेस। तो इसका ना आयोजन हुआ था नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। बस इसको ना एक बार देख लेना है क्योंकि किसी को प्रेडिक्शन नहीं कि इस बार किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे, कहीं स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो। ठीक है, अगर एक बार आप यहाँ पे देख लोगे, एक बार खुद से पढ़ लोगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में ना आपके दिमाग में रहे कि अच्छा हमने कहीं पढ़ा था, तो एलिमिनेट करने में भी सक्षम रहो या फिर टिक करने में भी सक्षम रहो। इस तरीके का प्रिपेयर होके जाना है। तो इसका आयोजन हुआ था नागपुर में। कब हुआ था, तो 3 जनवरी 2023 को। इसका थीम क्या था कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सियोम पुल। सियोम पुल है ना वो कहाँ बन रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। और किसके द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया, तो हमारे राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं उनके द्वारा सियोम पुल का अरुणाचल प्रदेश में क्या किया गया, तो इनॉग्रेशन किया गया। और इसकी लंबाई देखिएगा आप, तो कितनी लंबाई है, तो 100 मीटर लंबा है। कौन सा पुल, तो सियोम पुल। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी क्रूज है उसका नाम क्या है, तो एमवी गंगा विलास। क्या नाम है, एमवी गंगा विलास। इसको ना 13 जनवरी 2023 को इसको हरी झंडी दिखाई गई। और ये कहाँ से यात्रा करके कहाँ तक समाप्त होगा, तो ये उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है ना वहाँ से इसकी यात्रा प्रारंभ होगी। और ये कहाँ जाके समाप्त होगा, तो असम के डिब्रूगढ़ में जाके ये यात्रा समाप्त होगी। उसके बाद है एशियाई प्रशांत डाक संघ। ये पता है आपको क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना पहली बार वैश्विक लेवल पे कोई भारतीय जो है इस संघ की अध्यक्षता कर रहा है, मतलब महासचिव बनाए गए हैं।
जैसे जनवरी 2023 में भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। कब संभाला है, प्लीज इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है 67 के बीपीएससी में। उस टाइम पे जो संयुक्त राष्ट्र का जो उन्होंने संभाला था, तो पूछ ले गए थे कब संभाला, डेट बताओ, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि इन्होंने एशियाई प्रशांत डाक संघ के कब नेतृत्व को संभाला है भारत ने, तो जनवरी 2023 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और महासचिव कौन बनाए गए हैं, तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इन्होंने भारत को क्या किया है, तो प्रकाशित किया है। विनय प्रकाश सिंह को जो है इसका महासचिव बनाया गया है। कितने वर्षों के लिए, तो इस पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा, 4 वर्षों के लिए इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस, ठीक है। जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस है ना, उसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो इसको प्रिपेयर किया गया है आईटीआई मद्रास जो है उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और देश में मजबूत स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे की विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जो भारोस ऐप लॉन्च किया गया ना आईआईटी मद्रास के द्वारा, ये ठीक है। आईआईटी मद्रास जो है उसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोलेंगे वो, उसके बाद कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये चंडीगढ़ में बनने जा रहा है। रखना है कौन कौन सी भाषा, ठीक है। कौन से 4 लैंग्वेज है, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, जब भी वीडियो देखेगा आप लोग भी साथ में बोलना कौन से 4 लैंग्वेज है, तो हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। इन 4 भाषाओं में क्या होगा, तो अनुवाद हो सकेंगे। हाँ, हमने देखा भी था ना कि केरला जो है वो भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया जिसने अपने डिसीजन को किस भाषा में दिया है, तो क्षेत्रीय भाषा में दिया है। तो ना आपने एक कमेटी याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है लैंग्वेज को लेके, तो इस कमेटी को याद रखिएगा। मलीमत कमेटी जो है, ठीक है, वो 2000 में गठित की गई थी। कौन सी कमेटी, मलीमत कमेटी। इसने क्या सुझाव दिया था ना कि न्यायालय अपनी जो संहिता है वह जो अपने क्षेत्रीय भाषाओं में ही प्रकाशित करे। तो ऐसा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का जो डिसीजन था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो मलीमत कमेटी के द्वारा, जिसका गठन कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था। उसके बाद है कि भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान क्षेत्र, क्या है, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान क्षेत्र संस्थान, ये कहाँ खोला गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है। क्योंकि आप देखो इस बार के बजट में श्री अन्न योजना जो है वो लाया गया है, उसके तहत बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो हमारे भारत ने ना वर्ष 2018 में बाजरा के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया, ठीक है। क्या मनाया था, बाजरा के लिए राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। अब हम देखेंगे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को, ठीक है। उस दिन हमने कुछ पॉइंट्स को देखा था, आज हम आगे के पॉइंट्स को देखेंगे, आज याद करने वाला है, ठीक है। 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी जो है वो वर्तमान मूल्य पे कितना है, तो 6,75,448, 6,75,448, ठीक है। कितना है, तो 6,75,448 करोड़ रुपया, ठीक है। स्थिर मूल्य पे कितना है, तो 4,28,065 करोड़ रुपया, कितना है, 4,28,065। उसके बाद अगर हम निबल राज्य घरेलू उत्पाद देखें तो ये जो है ना आपका, ये वर्तमान मूल्य पे कितना है, अच्छा इसको ना लगता है जो टाइप की है उन्होंने इसको हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता, रुकिएगा।
देखिए, तो ये जो है वर्तमान मूल्य पे कितना है, ये जो है वर्तमान मूल्य पे 6,14,431 करोड़ रुपए है। ठीक है, क्या, तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसके बाद 382 और 274 क्या है, तो स्थिर मूल्य पे है। ठीक है, थोड़ा डाटा है, ये सबसे याद नहीं रह पाता, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। ठीक है, वर्तमान मूल्य पे निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितने हैं, तो 6,14,431 करोड़ रुपया, और स्थिर मूल्य पे कितने हैं, तो 3,82,274 करोड़ रुपया। तो इसको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में थोड़ा देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या कह रहा है। तो 5 वर्षों में कृषि एवं जो सहवर्ती क्षेत्र है, अगर आप उसकी वृद्धि को देखो तो 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, किसमें, तो कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्र में लास्ट 5 ईयर्स में। सर्वाधिक फसल सघनता देखोगे तो कहाँ मिलता है आपको बिहार में देखने को, तो शिवहर में मिलता है। ठीक है, और न्यूनतम निबल बुआई क्षेत्र आप देखिएगा तो ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये भोजपुर में मिलता है पहले, उसके बाद बक्सर, उसके बाद फिर क्या, तो सिवान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक फसल सघनता कहाँ देखने को मिलता है, तो शिवहर में मिलता है। अगर न्यूनतम की बात करें हम, ठीक है, ये भी छोड़ दिया गया है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना जो भी वीडियो देखेंगे। तो न्यूनतम फसल सघनता जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका पूर्णिया में देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो पूर्णिया में। देन न्यूनतम निबल बुआई क्षेत्र जो है वो है भोजपुर में सब पहले, उससे कम बक्सर में, उससे कम सिवान में। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ पॉइंट्स थे, धीरे धीरे करके हम पूरा कवर कर लेंगे उसको। आई थिंक आपको भी बर्डन नहीं पड़ रहा होगा एक बार में। उसके बाद बिहार के कुछ करंट अफेयर्स को देखें तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023, इसको जारी कौन करते हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय जो है वो जारी करते हैं। अगर देश भर में देखा जाए तो पहला स्थान किसको मिला है, तो हमारे समस्तीपुर जिले को मिला है। पहला स्थान समस्तीपुर को, सेकंड शेखपुरा को, और थर्ड सुपौल को, और फोर्थ नंबर पे किसको मिला है, तो बांका को मिला है। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है देश की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति जो है कहाँ बनने जा रही है, तो नवादा में बनने जा रही है। देश की है ये। ठीक है, देश की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति नवादा में बनने जा रही है, जो कि कितनी फीट होगी ऊंची, तो 108 फीट। इससे पहले आप देखोगे तो बोध गया में था जो कि 82 फीट ऊंचाई पे था। ठीक है, और वो बैठे हुए अवस्था में थे, और यह एक वट थाई टेम्पल में भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा में रहेगा, और इसको थाईलैंड की कंपनी जो है वो उसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है इसका। देन दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय केंद्र का दर्जा जो है वो वापस से मिल गया है, इनसे ले लिया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो देखिए 18 साल के बाद ना वापस से जो है दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय केंद्र का दर्जा मिला है 18 साल के बाद। तो समझिए कितना ये वीवीआई हो जाता है आपके लिए। पुनः इसे राष्ट्रीय मखाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 फरवरी 2002 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। और 2005 में इनसे ना केंद्र जो केंद्र का स्तर होता है ना, केंद्र से राष्ट्रीय स्तर का इनसे ले लिया गया था। ठीक है, बोला तुम राष्ट्रीय स्तर के नहीं हो, वापस दे दो हमें। ठीक है, तो इन्होंने 2005 में ले लिया, अभी से वापस से इन्होंने क्या किया है, तो इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया है। और ना मखाना जो है ना उसको क्या बोलते हैं, माखन के नाम से जानते हैं। दरभंगा जो मखाना है उसको माखन के नाम से जानते हैं। उसके अवार्ड जो है 2022, इसको जो है ना इसमें पहला स्थान कौन लेके आया है, तो मध्य प्रदेश लेके आया है। जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें पहला स्थान पे कौन है, तो मध्य प्रदेश है। सेकंड स्थान पे ओडिशा है, और तीसरे स्थान पे बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों साथ में, मतलब दोनों संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पे आए हैं। और इसकी जो शुरुआत थी वो 2018 में जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सर्वप्रथम 2018 में जो है नेशनल वाटर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और इस बार जो 2023 में दिया गया है उससे पहला नंबर पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पे ओडिशा, और थर्ड पे हमारा बिहार और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के।
अच्छा, आप लोग से मेरा क्वेश्चन है ना, आज के क्लास में क्वेश्चन आप लोगों से है, 4-5 बच्चे स्टूडेंट जो है वो आंसर करते हैं, मैंने देखा है उनका कमेंट में, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग का फीडबैक जब पॉजिटिव आता है। तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ना कि बिहार ने वर्तमान में ही अभी हाल में ही जातीय जनगणना करवाई थी, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि बिहार से पहले किस किस राज्य में जो है जातीय जनगणना हो रखी है, ठीक है, क्योंकि बिहार तीसरा है जिसने जातीय जनगणना करवाया है। तो आप मुझे बताओगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कौन जो है वो, कौन कौन राज्य जो है वो पहले जातीय जनगणना करवा चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय, थैंक यू।